प्यारे साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष कोई पढ़ाई का वीडियो लेकर उपस्थित नहीं हुआ हूँ। आज मैं अपने जीवन में घटित उन तमाम परिस्थितियों को आप सबसे साझा करूँगा जिससे आप सभी को मोटिवेशन मिल सके और आप सभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ बन सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने आप को सबसे अलग या किसी विशेष व्यक्ति के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित नहीं कर रहा हूँ। मेरे तरीके से ऐसे प्रतिवर्ष हजारों विद्यार्थी सफल होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक अगर आ करके सामने अपनी बातों को रखता है और अपनी उन तमाम परिस्थितियों को साझा करता है तो उस वीडियो के माध्यम से जो प्रतियोगी हैं वो किसी भी परीक्षा में प्रतिभाग करने से पहले इस वीडियो को अगर देखेंगे या किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, किसी भी नौकरी को पाने के लिए यदि वह ऐसा सोच रहे होंगे या दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी जिससे कि वो अपने लक्ष्य के प्रति और भी विश्वास के साथ जुड़ करके या कड़ी मेहनत करके वो जो है अपने सपने को साकार कर सकेंगे। ठीक है, मेरा ये मानना है कि सपने जो होते हैं वो कड़ी मेहनत, लगन और हौसलों से ही साकार होते हैं। यदि आपके अंदर हौसला है, जज्बा है किसी भी चीज़ को कुछ कर दिखाने का तो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा हमने किया हुआ है और आप सबके समक्ष मैं अपनी जो भी स्थितियां रही हैं उनको साझा करूंगा। और हमने जैसे कि आपको बताया कि मेरा ये उद्देश्य कतई नहीं है कि मैं अपने आप को किसी विशेष व्यक्ति के रूप में यहाँ पे शो कर रहा हूँ। मैं अपनी स्ट्रेटजी या उन तमाम परिस्थितियों को आप सबके साथ साझा करने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जो है यदि किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो निश्चित रूप से अपने उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैं जिन स्थितियों से होकर गुजरा हूँ उस स्थिति में रह करके अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रह करके किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है यदि वह हिम्मत रखे और लगन से उस कार्य को जो है करने में अगर दृढ़ प्रतिज्ञ है तो वो निश्चित रूप से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में हुआ है और मेरे जन्म के पश्चात कुछ समय बीतने के बाद 4 या 5 वर्ष हो जाने पर एडमिशन हुआ करते थे उस टाइम पे। तो मेरा जो एडमिशन है प्राइमरी विद्यालय में करवाया गया और एडमिशन होने के पश्चात जो है मैं अपनी पढ़ाई किया करता था, जैसे सामान्य सी पढ़ाइयाँ चलती थी। और उसके बाद इस तरीके से कक्षा 1 से 8 तक मैंने सरकारी स्कूल में ही, सरकारी संस्था से ही हमने पढ़ाई की है। इसके बाद जो है कुछ परिवार की जो हमारी स्थिति है वो धीरे धीरे दयनीय होती गई, जिसके कारण फीस वगैरह की जो समस्या थी वो आती रहती थी। इसलिए मैंने उस समस्या को दूर करने के लिए तमाम परिस्थितियों को झेला और साथ ही साथ मैं बचपन से ही कक्षा 8 से जो है कोचिंग वगैरह घर पे ही बच्चों को ट्यूशन दिया करता था। मेरा ये मानना था कि किसी भी लक्ष्य को अगर हिम्मत और लगन से किया जाए तो निश्चित रूप से ही साकार होंगे। किसी भी सपने को हम लोग साकार कर सकते हैं। तो इसी लक्ष्य के साथ, इसी हिम्मत के साथ मैं पढ़ाई किया करता था और कक्षा 9 में एडमिशन लेने के पश्चात जो है पढ़ाई मैंने जारी रखी और साथ ही साथ पढ़ाना भी जारी रखा, क्योंकि मेरे परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि वो जो है सरवाइव कर सकें। तो कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां हमने झेली हैं जब हमारे पास पेन या कॉपी नहीं हुआ करती थी, रफ कॉपी भी नहीं हुआ करती थी। तो मैं जो है कैलेंडर और जो फोटोग्राफ्स होते हैं, फ़ोटो जो कैलेंडर टांगे जाते हैं घरों में, उनके पीछे लिखा करता था। और समस्या इतनी ज़्यादा थी, इतनी विषम परिस्थितियाँ थी कि उस समय जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति होता तो पढ़ाई में शायद ही मन लगा पाता। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं इंटर कॉलेज में सरकारी अध्यापक बन जाऊं, वो भी गणित विषय का, क्योंकि मेरी जो है गणित विषय में बहुत ही अभिरुचि थी, मेरी रुचि बहुत ज़्यादा थी। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए मैंने पढ़ना और पढ़ाना दोनों जारी रखा। इस तरीके से मैंने इंटर में भी
प्रथम स्थान लाया मैंने, जहाँ पे भी मैं पढ़ता था। और उसके साथ साथ हाई स्कूल में भी मेरा प्रथम स्थान रहा था और मुझे सम्मानित भी किया गया था। उसके बाद मैंने कक्षा 12 पास करने के बाद मेरे पास एक चुनौती थी, एक समस्या थी, क्योंकि मेरे आसपास कोई भी ग्रेजुएशन के कॉलेज नहीं थे। उसको करने के लिए मुझे सुल्तानपुर शहर जाना पड़ता था और मैंने सुल्तानपुर शहर में ही एडमिशन लिया और वहाँ पे पढ़ाई करना स्टार्ट किया। मैं यहीं घर से ही जाता था और तमाम परिस्थितियाँ थी कि मैं वहाँ रुक करके पढ़ नहीं सकता था। मेरे पास फीस की या पैसों की समस्या होने के कारण मैं घर से ही जाता था और घर पे बच्चों को पढ़ाता था। उसके बाद फिर वहाँ जा कर के पढ़ कर के आता था, पुनः पढ़ाता था। ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला मैंने जारी रखा और कुछ समय के पश्चात परिस्थितियाँ और भी विपरीत होती गई, जिसके कारण मैं एक इंटर कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मैंने। और उसके साथ साथ मैंने अपनी कोचिंग भी एक खोली, यहीं बगल के एक हमारे मार्केट में कुछ दूरी पर ही है, 3-4 किलोमीटर दूर होगा। तो वहाँ पे हमने एक अपनी कोचिंग खोली और अपने जो भी हमारे पढ़ाने का रुझान था, पढ़ाई के प्रति जो भी रुझान था और जितना बेहतर मैं कर सकता था वो करने का प्रयास करता था। इन तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए और पढ़ाने और पढ़ने के साथ साथ विद्यालय में भी पढ़ाना, खुद की पढ़ाई करना और किसी और से नहीं बल्कि मैंने खुद से ही बीएससी की जो पढ़ाई है वो अपने आप की है। जैसे किसी भी अध्यापक की सहायता हमने नहीं ली है, क्योंकि हमें पढ़ने का तो शौक़ था, लेकिन समस्या ये थी कि हम जो है वहाँ पे रह करके पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि पैसों की समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए मैं यहाँ से जो है पढ़ाता था और खुद पढ़ा करता था। तो ये तमाम परिस्थितियाँ ऐसे गुजरती गईं। मैं हाई स्कूल और इंटर में हुआ करता था तो मेरे साथ साथ मेरे पिताजी भी जागते रहते थे। मैं रातों को पढ़ता था, क्योंकि दिन भर जो है पढ़ाता था कॉलेजेस में। उसके बाद कोचिंग भी पढ़ाता था। फिर रात को मैं जब आता था तो अपनी पढ़ाई किया करता था। उस दौरान मेरे पिताजी भी मेरे साथ साथ जागा करते थे और ये प्रक्रिया हाई स्कूल से ही उन्होंने स्टार्ट की थी। जब मैं पढ़ा करता था तो वो मेरे साथ साथ पिताजी भी जागा करते थे और कभी कभी जब मैं पढ़ते पढ़ते सो जाता था तो उठ कर के वही लालटेन बंद किया करते थे और सुबह फिर से हमें पढ़ने के लिए उठाते थे। मेरा बताने का तात्पर्य सिर्फ यही इतना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरा साथ दिया और मुझे पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट किया है। और परिस्थितियाँ विषम ज़रूर थी, लेकिन अपनों का साथ और हौसला बढ़ा देता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो मेरा ये मानना था कि यदि मैं मेहनत से पढ़ूंगा और अपने लक्ष्य को ऐसे एक ही लक्ष्य को बना करके अगर मैं चलूँगा तो निश्चित रूप से मैं एक न एक दिन सफल ज़रूर हो जाऊँगा। तो जैसे ही मैंने बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की जब परीक्षा मैंने दी तो उसी टाइम पे बीएड को भी एलिजिबल कर दिया गया था प्राइमरी में। फिर मैंने मौका जान करके, क्योंकि एक सुनहरा अवसर था सरकारी नौकरी पाने का, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। घर से रह कर के ही मैंने यूपी टेट की पढ़ाई की और सीटेट भी हमने क्वालिफाई किया। और उसके बाद फिर 69,000 की वैकेंसी निकलती है। फिर उसमें मुझे मौका मिलता है, क्योंकि मैं टेट और सीटेट सभी पास था, सभी क्वालिफाई कर लिया था मैंने। फिर मैं सुपर टेट देता हूँ। उसके बाद 1.5 साल के लिए जो भर्ती है वो कोर्ट में चली जाती है, क्योंकि उसमें कट ऑफ का कुछ मामला था। कुछ प्रतिभागी थे जो कि ये कह रहे थे कि कट ऑफ को कम किया जाए, क्योंकि उनको गुणांक मिल रहा था, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा था, उनको क्वालिफाई करने मात्र से ही नौकरी मिल जाती। जबकि हम लोग जो भी थे, जो भी फ्रेशर्स थे, उन सबको जो है परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद जो मेरिट बनती है, अगर आपका नाम आता है तो आप क्वालिफाई माने जाते। तो ये तमाम परिस्थितियाँ थी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला। उसके बाद जब रिजल्ट आया, अंत में हम लोगों की जीत हुई, यानी कि सरकार की जीत हुई। सरकार ने जो हाई कट ऑफ 60% और 65% रखा था उसको मान्य किया गया और उसमें मेरा चयन भी हुआ।
और चयन होने के बाद मुझे होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके सुल्तानपुर के बगल अयोध्या, उसके बाद फिर गोंडा ज़िला है, उसमें हमें मौका मिला। और पहली नौकरी जिस दिन मिली रात के 11 बज रहे थे लगभग, उस टाइम पे रिज़ल्ट आया और फाइनल रिज़ल्ट था। और उसमें अपना नाम ढूंढते ढूंढते जब अपना नाम दिखता है तो बहुत अजीब सी खुशी होती है उसको देख करके। और फिर हमें एक जो है मोटिवेशन अंदर से आया कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया और पहला प्रशिक्षण जो है वहाँ पे डाइट में हुआ। और डाइट पे सभी वहाँ पे 9 चयनित अध्यापकों को बुलाया गया। तो उसमें ऐसे एक अध्यापक आए, वो सभी से जो है उनकी वास्तविक उम्र जो थी सभी नवनियुक्त अध्यापकों की वैसे बातचीत कर रहे थे। तो उसमें ये देखा गया कि सबसे कम उम्र का नवचयनित अध्यापक मैं ही था। इसको देख करके तमाम जो भी वहाँ पे प्रशिक्षक आए थे उन सभी ने हमको सराहा। और काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई इस तरीके से आपके काम की सराहना करता है। तो ये जो है तमाम जो भी परिस्थितियाँ थी उनको वहाँ पे जो है मैंने मैनेज किया। लेकिन समस्या मुझे अंदर से एक यही होती थी कि मुझे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरा ये सपना था कि मैं इंटर कॉलेज में गणित का एक प्रसिद्ध अध्यापक, फेमस टीचर बन सकूं। इसी सपने को लेकर के मेरा ये मानना था कि कभी न कभी मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे कोई भी मौका नहीं मिला था इस भर्ती में शामिल होने का। तो मैं अपने आप को आंक नहीं पाया था, मैं अपना आकलन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो भी प्रैक्टिस सेट्स या अन्य जो भी तैयारियां थी, जो भी ऑनलाइन माध्यम से थे, ऑनलाइन मोड में भी जो भी टेस्ट हम दे रहे थे, उन सभी टेस्ट में हमें बेहतर मिल रहा था। तो हमें ऐसा आभास हो रहा था कि हाँ, हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। और उसके बाद फिर 5-6 महीना बीतता है लगभग वहाँ पे उस बेसिक शिक्षा विभाग में। फिर मौका मिलता है इस भर्ती में शामिल होने का। इसकी वैकेंसी आती है लगभग 1800 पदों पर। और उसमें जो भी बीएड और बीएससी एमएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उन सभी ने अप्लाई किया, हमने भी अप्लाई किया। और परीक्षा हुई। परीक्षा होने के बाद बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट भी आया, आंसर की आई। हमने बहुत ही तैयारी की थी, दिन रात हमने मेहनत किया था, क्योंकि मेरा जो सपना था वो लगभग साकार होने की कगार पर था। क्योंकि तो उस सपने को मैंने प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत किया। और ये मेरा ये लक्ष्य था और मेरा ये मानना भी था कि मैं बेहतर करूँगा और अपने ज़िले में नौकरी पाने का जो सुख है अध्यापक का, वो कुछ दूसरा ही होता है। तो मैं ये मान करके चल रहा था कि मेरा चयन हो गया है। लेकिन मैं चयन होने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि मुझे अपने ज़िले में नौकरी करनी है और एक अच्छा मार्क्स लाना है, जिससे कि और लोग भी आपके बारे में चर्चा करें इस तरीके से कि आपने बेहतर किया है। परीक्षा होती है और परीक्षा देने के बाद रिजल्ट आता है। और रिजल्ट आने के बाद तमाम जो भी रैंक्स थी वो वहाँ पे शो करती हैं। और मेरी जो रैंक है अपने ज़िले में पहली पोजीशन आती है। और परीक्षा देते टाइम कुछ समय का अभाव होने के कारण या टाइम मैनेजमेंट ढंग से ना होने के कारण जो है कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो कि आ रहे थे फिर भी छूट गए। ऐसा अमूमन परीक्षाओं में होता है। और कष्ट भी होता है कि जब आप सभी प्रश्नों को आपको आ रहे हों, सभी प्रश्न आपको आ रहे हों और आप आते हुए प्रश्नों को न कर पाएँ तो बहुत ही कष्ट होता है। फिर भी अच्छा प्रदर्शन था, जिले में पहली रैंक थी। मैंने भी कॉलेज जो भी अप्लाई हो रहे थे रिजर्व कैटेगरी में जो शो हो रहे थे, हमने उनको मार्क किया या उनको टिक किया, तो हमें अपने ज़िले में ही कॉलेज मिला। और 6 जनवरी 2022 को मैंने ज्वाइन किया और लगभग 13 महीने मैंने बेसिक शिक्षा विभाग में गुजारे हैं। क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में मैंने 7 दिसंबर 2020 को ज्वाइन किया था और यहाँ पे 6 जनवरी 2022 को ज्वाइन किया है।
तो लगभग 12 से 13 महीने होंगे। और वहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सफ़र रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में भी मैंने पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला वहाँ पे भी जारी रखा था। और मेरा ये मानना है कि यदि आप किसी निम्न स्तर से उठ करके किसी उच्च स्तर पे जाते हैं तो अपनी जो परिस्थितियाँ रही हैं पूर्व में उनको भूलना नहीं चाहिए। मतलब ये है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। यदि आपको सरकार ने अपॉइंट किया है पढ़ाने के लिए तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए। यहाँ पर भी सुल्तानपुर ज़िले में भी जो भी नवचयनित अध्यापक थे उन सभी अध्यापकों में सबसे कम उम्र का अध्यापक मैं रहा हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने सराहा और काफ़ी अच्छा लगा। और मेरा ये मानना है कि यदि आप किसी भी कार्य को करने के लिए हिम्मत से कार्य करते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके रखते हैं, मतलब एक लक्ष्य बना करके चलते हैं कि हमें ये काम करना है, तो निश्चित रूप से 110% कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों, आप निश्चित रूप से उन परिस्थितियों को भेद करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो निश्चित रूप से उन विषम परिस्थितियों में आपको नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि विषम परिस्थितियाँ ही हमें ज़िंदगी को किस तरीके से हैंडल करना है, किसी भी अपोजिट सिचुएशन में किस तरीके से हमें हैंडल करना है, वो शो करती हैं। मैं आज भी कुछ बेहतर करने की आस में अपनी पढ़ाई को जारी रखा हूँ और आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि आप एक अच्छा अध्यापक बनना चाहते हैं तो किताबों के साथ जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और खाली समय में जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ पढ़ाई से संबंधित, या आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं मैं उनको सॉल्व करता हूँ। उसके बाद जो खाली टाइम मिलता है उसमें मैं अपनी जो जीवनी है उसको लिखता हूँ। जो भी अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको लिखता हूँ। एक डायरी के माध्यम से मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये वो डायरी है, ठीक है। तो इसमें मैं अपने जो भी जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन सबको लिख रखा हूँ, ताकि जो कोई भी इसको पढ़ेगा कभी या जिनको भी देखने का मौका मिलेगा वो सभी जो है इनसे कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम विषम परिस्थितियाँ होने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहा। और लालटेन से और एक छप्पर से जो हमारी शुरुआत हुई थी, आज आप लोगों की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से वो तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं जो कि एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं। इन 25 से 26 साल की जो उम्र है हमारी, इसमें हमने आप लोगों की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से अपना खुद का ये जो जिसमें हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इस घर को भी हमने बनाया है। और साथ ही साथ और भी तमाम कार्य किए हैं जो कि एक माता पिता के अपने बच्चे के प्रति गौरवान्वित महसूस करते होंगे और निश्चित रूप से गौरव का ये विषय है। टीजीटी या प्राइमरी किसी भी वैकेंसी को मैंने क्वालिफाई करते समय ये कभी महसूस नहीं किया हमने कि इस परीक्षा को मैं नहीं कर सकता हूँ या क्वालिफाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यदि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से पूर्व यदि आप ये भांप लेते हैं या आपके मन में ये बैठ जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो अंदर से कुछ निगेटिविटी आने लगती हैं, कुछ निगेटिव फीलिंग्स आती हैं जो कि आपको उस कार्य को करने के लिए करने से रोकती हैं। अंदर ही अंदर आप विचलित होते हैं कि इस कार्य को करें कि ना करें, और एक डर सा भय सा बन जाता है। तो ये सब नहीं आना चाहिए और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत आप अपने कार्य को करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहने चाहिए। जब आपके पास पहली सैलरी का एक मैसेज आता है तो उसकी जो खुशी है वो अलग ही लेवल की होती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको सरकारी नौकरी या किसी भी लक्ष्य को जिसको आप हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद
जो खुशी, जो स्टेबिलिटी ये फील होती है वो अन्य किसी जगह पे नहीं हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जो है निश्चित रूप से कुछ न कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखे होंगे। और यदि आप लोग के पास कोई क्वेरीज हों या कोई भी प्रश्न आपके हों मन में, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। और आगे से मैं ये कोशिश करूँगा कि जो वीडियोस आप लोगों को पूर्ववत मिलें। और काफ़ी अंतराल के बाद मैं ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई है। वो तमाम जो भी परिस्थितियाँ थी उनको हैंडल करने में या अपने आप को इस तरीके से वहाँ से यहाँ के मैनेज करने में तमाम परिस्थितियाँ थीं, उन सबको लगभग पूर्ण कर लिया गया है। अब आप लोगों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। टाइम टू टाइम समय जैसे मिलता रहेगा उस तरीके से आपको वीडियो देते रहेंगे किसी न किसी टॉपिक पर। और आप लोग किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको हिम्मत, लगन और मेहनत से काम लेना पड़ता है। यदि आप ये तीनों लेकर के कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आपके सपने अवश्य साकार होंगे। जैसा कि कहा भी गया है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ठीक है, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आप अगर निश्चित रूप से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत कार्य करते हैं तो वो लक्ष्य टाइम लग सकता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप वो लक्ष्य ज़रूर हासिल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। ओके, तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। और बहुत जल्द ही कुछ और भी जो भी टॉपिक्स हमको आप लोग बताएंगे कमेंट के थ्रू, जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहेंगे उस टॉपिक को मैं 1 बाय 1 करके टाइम मिलने पर जो है आप सबके समक्ष साझा करता रहूँगा। ठीक है।